तो चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे प्राचीन भारत की एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां साम्राज्य, प्रशासन और समाज के नियम बहुत तेजी से बदल रहे थे। हम बात कर रहे हैं गुप्त और गुप्तोत्तर काल की। आज हम एकदम टॉप डाउन अप्रोच लेने वाले हैं। शुरुआत राजाओं के बड़े बड़े दावों और प्रशस्तियों से करेंगे और फिर धीरे धीरे जमीन पर आकर उन कठोर वास्तविकताओं को समझेंगे जिनका सामना उस समय के आम लोगों को करना पड़ता था। शुरुआत करते हैं प्रशस्तियों के युग से। इस दौर को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने ऐतिहासिक स्रोतों पर नजर डालनी होगी, और वो स्रोत हैं स्वयं राजाओं के दरबारी कवि। अब देखिए, ये प्रशस्ति आखिर है क्या। ये समझ लीजिए कि प्राचीन काल के पीआर अभियान या पीआर कैंपेन्स थे। ये संस्कृत में लिखे गए ऐसे खास अभिलेख होते थे जिनका इकलौता मकसद राजा की बेहिसाब तारीफ करना था। एक तरह से ये थोड़े अविश्वसनीय कथावाचक का काम करते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदी हुई दरबारी कवि हरिशेन की प्रशस्ति। सोचिए जरा, हरिशेन क्या लिखते हैं। वो कहते हैं कि राजा समुद्रगुप्त का शरीर युद्ध के मैदानों में कुल्हाड़ियों, तीरों और तलवारों के सैकड़ों घावों से भरा होने के बावजूद बेहद सुंदर दिखता है। मतलब इस बेहद नाटकीय और ग्राफिक विवरण के जरिए उन्होंने एक योद्धा राजा को सीधे भगवान के बराबर बिठा दिया। आइए अब दरअसल गुप्त साम्राज्य की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि घावों से भरे इस योद्धा राजा समुद्रगुप्त ने आखिर अपना विशाल साम्राज्य कैसे खड़ा किया। यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि समुद्रगुप्त ने सिर्फ आंख बंद करके हमले नहीं किए। उनकी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बहुत सधी हुई थी। उन्होंने भूगोल के हिसाब से 4 अलग-अलग रणनीतियां अपनाई। आर्यावर्त के 9 शासकों को पूरी तरह उखाड़ फेंका, लेकिन दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराने के बाद उन्हें वापस शासन करने का अधिकार दे दिया। इनर सर्कल यानी पड़ोसी राज्यों से सिर्फ नजराना वसूला, और आउटर सर्कल के शकों और कुषाणों ने तो घुटने टेककर अपनी पुत्रियों का विवाह तक उनसे करवा दिया। अब जरा गुप्त वंश की वंशावली और उनकी उपाधियों पर ध्यान दीजिए। परदादा और दादा सिर्फ महाराज थे, लेकिन जैसे जैसे इनका रुतबा बढ़ा, टाइटल भी भारी भरकम होते गए। पिता चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज बने, समुद्रगुप्त ने भी इसे कायम रखा, और उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय ने तो विक्रमादित्य की शानदार उपाधि ही ले ली। ये जो साल है ना, 58 ईसा पूर्व, ये बहुत क्रूशल है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के अंतिम शासक को हराया था, और इसी जीत के जश्न में उन्होंने विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत की थी। ये सच में एक बड़ा ऐतिहासिक माइलस्टोन था। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आज से लगभग 1400 साल पहले, हर्ष और दक्षिण भारत की तरफ। इस दौर की दिलचस्प बात यह है कि अब हमें इतिहास सिर्फ पत्थरों से नहीं, बल्कि जीवनियों और विदेशी यात्रियों की डायरियों से भी मिलने लगता है। जैसे कन्नौज के राजा हर्षवर्धन, उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी बायोग्राफी हर्षचरित लिखी। और मजे की बात यह है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग के वृत्तांत भी इसकी पुष्टि करते हैं। हर्ष ने मगध और बंगाल तो जीत लिया था, पर जैसे ही उन्होंने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की तरफ बढ़ने की कोशिश की, उनका रथ अचानक रुक गया। उन्हें रोका किसने? चालुक्यों ने। उस समय दक्षिण भारत में पल्लव और चालुक्य ही सबसे बड़े पावर सेंटर थे। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी, जबकि चालुक्यों का हब ऐहोल था। ये दोनों ही लगातार एक दूसरे पर हावी होने के लिए युद्ध करते रहते थे। तो हर्ष को रोकने वाले राजा और कोई नहीं, बल्कि सबसे मशहूर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय थे। उनके कवि रवि कीर्ति ने बड़े शान से बताया है कि कैसे पुलकेशिन ने पल्लव राजा को कांचीपुरम की दीवारों के पीछे छिपने पर मजबूर कर दिया था। खैर, इस अंतहीन लड़ाई ने दोनों साम्राज्यों को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया, और बाद में इनकी जगह राष्ट्रकूटों और चोलों ने ले ली। नए प्रशासनिक मॉडल। अभी तक तो हमने राजाओं और उनकी लड़ाइयों की बात की, पर जरा सोचिए कि इतने बड़े साम्राज्य चलते कैसे थे। इनको गवर्न करने का असल सिस्टम क्या था? सबसे पहले आते हैं सामंत। ये पावरफुल मिलिट्री लीडर्स थे जो राजा को सेना देते थे। पर ट्विस्ट ये है कि इनको कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं मिलती थी। इन्हें जमीनें दे दी जाती थी ताकि ये वहां से टैक्स कलेक्ट करके अपनी आर्मी मेंटेन कर सकें। लेकिन राजाओं के लिए ये एक बहुत ही खतरनाक खेल था, क्योंकि जैसे ही कोई राजा थोड़ा सा भी कमजोर पड़ता, ये सामंत तुरंत खुद को आजाद घोषित कर देते थे। और सेंट्रलाइजेशन का तो ये आलम था कि पद अब आनुवांशिक यानी हेरिडिटरी हो चुके थे। कवि हरिशेन को ही ले लीजिए,
वो अपने पिता की तरह मुख्य न्यायिक अधिकारी भी थे और साथ में कई अहम मंत्रालय भी अकेले संभाल रहे थे। एक ही व्यक्ति के हाथों में पूरी ताकत। सिर्फ राज्य के स्तर पर ही नहीं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी बड़े व्यापारियों का ही दबदबा था, जैसे नगर श्रेष्ठी, जो शहर के मुख्य बैंकर या सबसे बड़े व्यापारी होते थे। फिर थे सार्थवाह, यानी व्यापारियों के काफिलों के नेता। नगर श्रेष्ठी के साथ मिलकर ये तय करते थे कि व्यापार और संसाधनों का फ्लो कहां और कैसे होगा। इसके अलावा प्रथम कुलिक यानी मुख्य शिल्पकार या कायस्थों के हेड का भी बड़ा प्रभाव था। कुल मिलाकर देखें तो शहर असल में इन्हीं व्यापारियों और मुंशियों द्वारा चलाए जा रहे थे, जो जाहिर है अपने ही आर्थिक और राजनीतिक हितों को सबसे ऊपर रखते थे। स्थानीय सभाएं। अब पदानुक्रम में थोड़ा और नीचे सीधे गांव के लेवल पर चलते हैं। पल्लव अभिलेख हमें इस बात की बड़ी साफ तस्वीर देते हैं कि उस समय ये लोकल असेंबलीज काम कैसे करती थीं। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि कैसे जाति और जमीन के मालिकाना हक ने प्रशासन को बांट रखा था। जहां सिर्फ ब्राह्मण भूस्वामी थे, वहां की सभा उनके लिए काम करती थी, पर जहां जमीन के मालिक ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नाम की ग्राम सभा होती थी। इसके अलावा नगरम नाम की एक तीसरी सभा भी थी, जो पूरी तरह से सिर्फ व्यापारियों के लिए रिजर्व थी। आम लोगों का जीवन। फाइनली, आइए सोशल पिरामिड के एकदम निचले हिस्से पर नजर डालते हैं। इन आम लोगों की कहानियां हमें राजाओं के लिखवाए पत्थरों पर नहीं, बल्कि उस जमाने के नाटकों और विदेशी यात्रियों की डायरियों के पन्नों में मिलती हैं। कालिदास के मशहूर नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम को ही देख लीजिए। वहां समाज का भाषाई विभाजन एकदम साफ दिखता है। राजा और ब्राह्मण फॉर्मल संस्कृत बोलते नजर आते हैं, जबकि आम लोग और औरतें प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करती हैं। इसी नाटक में गरीब मछुआरे की कहानी भी है, जिस पर करप्ट पुलिस चोरी का झूठा आरोप लगाती है। ये उस वक्त की रोजमर्रा की हकीकत थी। और इस हकीकत का सबसे कड़वा और रोंगटे खड़े कर देने वाला पहलू सामने आता है चीनी यात्री फाहियान के वृत्तांत से। उन्होंने लिखा है कि जिन्हें समाज अछूत मानता था, उन्हें शहर या बाजार में घुसते वक्त लकड़ी का एक टुकड़ा बजाना पड़ता था, ताकि आवाज सुनकर उच्च वर्ग के लोग उनके संपर्क से या उनकी परछाई तक से बच सकें। सोचिए, ये कितना अमानवीय था। तो ये सब देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर हम सिर्फ पत्थरों पर खुदी उन भव्य और विजयी प्रशस्तियों को ही पढ़ते रहें, तो क्या हम कभी असली इतिहास समझ पाएंगे? एक तरफ चमकदार शाही दरबार है और दूसरी तरफ सड़कों की वो कठोर वास्तविकताएं, जो नाटकों और विदेशी डायरियों के हाशिए में छूट गईं। वास्तव में हम किसका इतिहास पढ़ रहे हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।